नमस्कार साथियों। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय रहा है आपके पास। तो इतने कम समय में हम स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर को कैसे कवर करें, इसके लिए मैं आज आपके लिए प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले पहले हम लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस पेपर देखेंगे, जिसमें आपके लगभग 2000 से ज़्यादा सवाल कवर हो जाएंगे। कितने? 2000 से ज़्यादा। और ये सवाल आपको ऐसे के ऐसे एग्जाम में दिखने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आने वाले सभी वीडियो को देखना। ऐसे नहीं कि आपने एक प्रैक्टिस पेपर देख लिया और आपका काम हो जाएगा, नहीं। आपको टोटल के टोटल 15 के 15 प्रैक्टिस पेपर देखने होंगे। और साथ में जो मैं मैराथन वीडियो डाल रहा हूँ, उन सभी मैराथन वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, ताकि आपका सब्जेक्ट वाइज भी जीके कवर हो जाए। तो चलते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब सही है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? ऑप्शन से प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, ऑप्शन 2 पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ऑप्शन 3 भूजल के स्तर में कमी, या ऑप्शन 4 वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। साथियों, आप एक वाइट पेपर पर अपने आंसर लिखते रहना, ताकि आपको भी पता चले कि आपके इन सवालों में कितने सही हुए और कितने गलत हुए। तो इस सवाल का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। वनों की कटाई से ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। अगला सवाल देखेंगे। खजुराहो के मंदिर या मंदिरों की खाली जगह एक शानदार उदाहरण है। यानी खजुराहो का मंदिर कौन सी शैली का उदाहरण है? ऑप्शन से एक नागर शैली, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन 3 वेसर शैली, और ऑप्शन डी पूर्वी शैली। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नागर शैली। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के बने हुए हैं। और अगर आपको पूछे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है, तो वो भी नागर शैली में निर्मित है। अगला सवाल देखेंगे। मुद्रा की पूर्ति के निम्न मापों में से किसे रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा अथवा आधार मुद्रा भी कहा जाता है? तो ये कौन सी मुद्रा को कहा जाता है? M1, MO, M3 या M2? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, MO। अगला सवाल देखेंगे। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? किसमें? ओलंपिक में। ऑप्शन से PV सिंधु, ऑप्शन बी तन्वी डाड, ऑप्शन सी अरुंधति पंतावने, और ऑप्शन डी साइना नेहवाल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ओलंपिक रजत पदक पहली जीतने वाली महिला है PV सिंधु। और आपको पूछे कि PV सिंधु का संबंध कौन से राज्य से है, तो इनका संबंध है हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से। अगला सवाल देखेंगे। इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? ऑप्शन से एक डांडिया, ऑप्शन बी घूमर, ऑप्शन सी गिद्दा, या ऑप्शन डी भांगड़ा। कौन सा राजस्थान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घूमर, क्योंकि डांडिया का संबंध है गुजरात से और भांगड़ा का संबंध है पंजाब से। अगला सवाल है मिलान वाला, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आंसर और सवाल दोनों दिखे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना कि ये पूरा वेश है और इनका कौन से स्थान से संबंध है। पहला है प्रस्तर हाथी, दूसरा है चतुष्पक्षीय सिंह, तीसरा है शुंग कण्व नकाशी,
और चौथा है भव्य प्रवेश द्वार। इन चारों का कौन से स्थानों से संबंध है? तो अपना इसका सही आंसर होगा प्रस्तर हाथी। तो प्रस्तर हाथी का संबंध है धौली से। कहाँ से? धौली से। तो हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो कट गए। अब बच्चे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आपको काटना आना चाहिए ताकि आपका जल्दी से जल्दी आंसर आ सके। दूसरा है हमारा चतुष्पक्षीय सिंह। तो इसका संबंध है सारनाथ से। तो ए में 3 और 2 में बी में 2, ये दोनों तो सेम सेम है। आगे क्या होगा? तो आगे देखते हैं अब। सुंग कण्व नकाशी। तो सुंग कण्व नकाशी का संबंध है सांची से। तो सी में ये कापे है, तो ये पहला। तो हमारा आंसर सही होगा ए, भव्य प्रवेश द्वार भरतहूत से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे। अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय के बारे में बताता है? यानी अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध लड़ा था, उसमें कौन सा अभिलेख ये बताता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो ये जानकारी हमें मिलती है 13वें अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? तो 13वें अभिलेख से। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ऑप्शन से 1 हुमायूं, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है यूपी में, उत्तर प्रदेश। और इसका निर्माण करवाया था, इस बुलंद दरवाजे का, अकबर ने। अगर आपको सन पूछे कि कौन से सन में करवाया था, तो ये करवाया था 1602 में। अगला सवाल देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? कौन से काल को? प्राग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन से 1 नवपाषाण युग, ऑप्शन बी धातु युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी पूरा पाषाण काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पूरा पाषाण काल, जिससे हमें हैंड एक्स का एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि हैंड एक्स का काल कौन सा है? तो हैंड एक्स का काल भी है पूरा पाषाण काल। अगला सवाल देखेंगे। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन से कर्जन, ऑप्शन 2 कार्नविलास, ऑप्शन 3 क्लाइव, या ऑप्शन डी क्लीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1793 में जमींदारी प्रणाली कार्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें 90% तो कंपनी का हिस्सा होता था और 10% स्वयं रखते थे। अगला सवाल देखेंगे। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। तो इसके लेखक है ऑप्शन से 1 पीटर बेकर, ऑप्शन बी मार्गरेट एडवुड, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी हार्पर ली। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पीटर बेकर। अगला सवाल देखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था, कौन सी मनसबदारी, उसमें दुस्पा और सियस्पा, ये नियम किस मुगल सम्राट ने लागू किया था? कौन सा? दुस्पा व सियस्पा, ये नाम याद रखना आप। तो ऑप्शन से 1 अकबर, ऑप्शन 2 जहांगीर, ऑप्शन 3 शाहजहां, या ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर, जिसने दुस्पा व सियस्पा नियम को लागू किया था। अगला सवाल देखेंगे। निम्न में से किस ने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राजवंश पर आक्रमण किया था? हर्षवर्धन को किसने हराया था?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन से मंगलेश, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य या ऑप्शन डी कीर्तिवर्मन प्रथम। तो हर्षवर्धन को हराने वाले शासक का नाम था पुलकेशिन द्वितीय। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा या बल दिया था? ऑप्शन से 100वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 6वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1974 से 1978 के मध्य जो चली थी पंचवर्षीय योजना उसमें, और ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चली थी? तो 1974 1974 से लगाकर 78 तक जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें गरीबी हटाओ पर बल दिया था। अगला सवाल देखेंगे, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? यानी भारत रत्न कब से देना आरंभ हुआ था? तो ये किया था ऑप्शन से 1956, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954 या ऑप्शन डी 1963। इसका सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1954। कब हुआ था? 1954 में। और ये कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 26 जनवरी को। और कौन देता है? तो देता है भारत का राष्ट्रपति। एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि एक वर्ष में भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 3 व्यक्तियों को। अगला सवाल देखेंगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? किसमें? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में। ऑप्शन से इंदौर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी भुवनेश्वर या ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। और इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया था 2017 में। कब किया था? 2017 में। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ था? किसका? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI। तो इसका गठन हुआ था दिसंबर 1928 में। ये हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखेंगे, लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? कौन सा? लोसोंग। ऑप्शन से गोवा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम, ऑप्शन डी। और ये कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है भूटिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भूटिया जनजाति, जो कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। अगला सवाल देखेंगे, रोग प्रतिकारक होते हैं। तो रोग प्रतिकारक होते हैं ऑप्शंस ए ग्लोब्यूलेशंस, ऑप्शंस बी एल्ब्यूमिन्स, ऑप्शन सी विटामिन्स और ऑप्शन डी शर्करा। तो इसका सही आंसर होगा अल्फा ग्लोब्यूलिन्स। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखेंगे, 20वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक तथा रोगों का जोड़ा सही है? तो एक तरफ तो रोग दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है वाक कि किसके द्वारा कौन सा रोग होता है। तो इसमें से हमें सही जोड़ा पहचानना है। तो ऑप्शन से क्यूलेक्स से होता है फाइलेरियोसिस, ऑप्शन बी पैरामीशियम से होता है अबीबियासिस, ऑप्शन सी गरम मक्खी से होता है पीत ज्वर और ऑप्शन डी सैंड फ्लाई से होता है प्लेग। इसमें से सही आंसर कौन सा है? यानी सही जोड़ा कौन सा है जिसका वाक और रोग दोनों सही है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। कल्यूलेक्स से होता है फाइलेरियसिस। क्या होता है? फाइलेरियसिस। अगर आपको पूछे कि पैरामीशियम से कौन सा रोग होता है, तो पैरामीशियम से होता है अनिद्रा। अनिद्रा। अगर आपको पूछे कि गृह मक्खी से कौन सा रोग होता है, तो गृह मक्खी से होता है हैजा। हैजा। अगला सवाल है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई से कौन सा रोग होता है? तो जो काला जार होता है वो होता है सैंड फ्लाई से, काला जार। अगला सवाल देखेंगे, भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सा पुरस्कार दिया था? पहले तो आपको पूछे कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है शहनाई वादक से। किससे? शहनाई वादक। तो इसका हमारा सही आंसर होगा भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खां को क्या मिला था? भारत रत्न। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सा नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन से कथकली, ऑप्शन बी भांगड़ा, ऑप्शन 3 ओडिसी और ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। इसमें से शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भांगड़ा। कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक, कथक और मणिपुरी, ये सभी क्या है? शास्त्रीय नृत्य। कथकली, कथक, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और मणिपुरी, जबकि भांगड़ा पंजाब राज्य का राज्य नृत्य है। अगला सवाल देखेंगे, हिंद महासागर में धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? यानी धाराओं की दिशा में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान डक्कल प्रस्तावों के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसमें से कौन सा संस्थान है जो डक्कल प्रस्तावों के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन से विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो डक्कल प्रस्तावों से जुड़ा हुआ है विश्व व्यापार संगठन, WTO। अगला सवाल देखेंगे, बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में अलग अलग है। तो ये है ऑप्शंस ए अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार करना, ये हमारा राइट आंसर होगा। अत्यधिक सुख और आत्मनिर्भर दोनों का तिरस्कार करना, जबकि सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा की अभिवृत्ति दोनों में समान है। वेदों की सत्ता को अस्वीकार करना दोनों में समान है। कर्म की प्रभावशीलता में विश्वास रखना दोनों में समान है। अगला सवाल देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इस तरफ दिए हुए तुली स्थिर कागज मिल, दूसरा है कारबी लापंगी जल विद्युत परियोजना, तीसरा है लोकटक जल विद्युत परियोजना और चौथा है नैनी सैनी हवाई पट्टी कौन से राज्य में स्थित है? तो हम इसका मिलान करेंगे तो हमारा तुली स्थित कागज मिल ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नागालैंड में। कार्बी लाम्पी जल विद्युत परियोजना ये है असम में। लोकटक जल विद्युत परियोजना ये है मणिपुर में। और नैनी सैनी हवाई पट्टी तो ये है उत्तराखंड में। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? यानी किसका संबंध भू संसाधनों से है? ऑप्शन से अतिसारण पर रोक,
ऑप्शन बी भूमि पुनरुद्धार, ऑप्शन सी उर्वरकों का विनियम उपयोग और ऑप्शन डी वनोन्मूलन। तो भू संसाधन संरक्षण से किसका संबंध है, पहले तो अपन वो देखते हैं। तो किस किस का है इसमें से, अतिसारण पर रोक ये भी है, भूमि पुनरुद्धार ये भी है, उर्वरकों का विनियमित उपयोग ये भी है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका संबंध भू संसाधनों से नहीं है। अगला सवाल देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल कितना प्रतिशत है? किसका? मुसलमानों का। ऑप्शन से 14.2, ऑप्शन बी 10.2, ऑप्शन सी 12.4 या ऑप्शन डी 16.6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 14.2%। मुसलमानों की कुल कितनी प्रतिशत आबादी है? 14.2। अगर आपको पूछे कि हिंदुओं की कितनी है, तो हिंदुओं की है 79.8%। कितनी है? 79.8%। अगर आपको पूछे कि सिखों की कितनी है, तो सिखों की है 1.7%। अगर आपको पूछे कि बौद्ध धर्म की कितनी है, किनकी? बौद्धों की, तो बौद्ध की है 0.07%। और जैन का पूछे कि जैनों का कितना है, तो जैनों का है 0.04%। आगे सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दार्जिलिंग की चाय को। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड कौन सा है? यानी देशों के वर्गीकृत करने के लिए विश्व बैंक किसका उपयोग करता है? सकल घरेलू उत्पाद का, सकल राष्ट्रीय आय का, प्रति व्यक्ति आय का, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद का? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय का। अगला सवाल देखेंगे। एक खोखली लौकी में बांस के दो छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशील वाद्य यंत्र है, जिसे ज़्यादातर सपेरों इस्तेमाल करते हैं। यानी सांपों को पकड़ने के लिए सांप सपेरा किसका उपयोग करता है? ऑप्शन ए बीन, ऑप्शन बी डेरू, ऑप्शन सी घड़ा या ऑप्शन डी खरतल। किसका उपयोग करता है सपेरा? तो ये करता है बीन का, जो ऐसी होती है पाइप, बीच में मोटा होता है और आगे फिर पाइप होती है, आगे दो पाइप होती है। तो ये होती है बीन, जिसे पुराने फिल्मों में अमरीश पुरी द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है। अगला सवाल देखेंगे। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? तो ये था ऑप्शन ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट। अगला सवाल देखेंगे। संविधान सभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था। कौन सा सत्र? प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 दिसंबर 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को, जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे शशिनानंद सिन्हा। और ये प्रथम संविधान सभा का सत्र कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कोसिल चैम्बर पुस्तकालय में, जो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। अगला सवाल देखेंगे। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? कौन सी? निस्यंदन। तो ये होती है नेफ्रॉन। अगला सवाल देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? अगर आपको पूछे कि वर्तमान में कितनी शामिल है,
तो वर्तमान में शामिल है 22। तो इसका सही आंसर होगा बी। जबकि मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। 2003 में कौन कौन सी जोड़ी गई है? ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये है मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो। इन चारों को आप लिख लो। पहली है मैथिली, दूसरी है संताली, तीसरी है डोगरी और चौथी है बोडी। ये चारों की चारों भाषाएं 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। अगला सवाल देखेंगे अपना। 39वां। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग किसके लिए उपयोग कार्य करता है? ये ऑप्शन 1 सार्वजनिक लोक लेखा समिति के लिए, ऑप्शन 2 प्राक्कलन समिति के लिए, ऑप्शन C सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित समिति के लिए, या ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 सार्वजनिक लोक लेखा समिति। अगर आपको पूछे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, तो यह है अनुच्छेद 148। ये इसका संबंध है केग से। अगला सवाल देखेंगे। प्रयाग प्रस्तुति का कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों का विवरण देता है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राग प्रस्तुति के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है हरिसेन। कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रस्तुति के लेखक है हरिसेन। और ये कौन से श्लोक में लिखा हुआ है नागों के विरुद्ध युद्धों का वर्णन? तो ये लिखा हुआ है 7वें श्लोक में। और प्रयाग प्रस्तुति किस पे लिखी हुई है? तो ये लिखी गई है 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक के शिलालेख पर। उस पर प्रयाग प्रस्तुति लिखी हुई है। और 16वें समुद्रगुप्त श्लोक 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध युद्ध का वर्णन दिया गया है। अगला सवाल है संशोधित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित 5 अभिव्यक्तियां हैं, तो इनका सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है सर्वप्रथम तो आएगा सार्वभौम, दूसरे नंबर पर आएगा समाजवादी, तीसरे नंबर पर आएगा धर्मनिरपेक्ष, चौथे नंबर पर आएगा लोकतांत्रिक और 5वें नंबर पर आएगा गणतंत्र। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वभौम, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे। एक उत्तर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा बनेगा। अगला सवाल देखेंगे। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है, तो ये तो सही नहीं है। यह राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो ये थोड़ा सही है। इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है, तो नहीं, इसे संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, जबकि निचला सदन होता है लोकसभा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। अगला सवाल देखेंगे। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य है। कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता? तो इसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन 1 पूंजीवाद के सिद्धांत को बनाए रखना, ऑप्शन 2 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, ऑप्शन सी मितव्ययिता के सिद्धांत को बनाए रखना, या ऑप्शन डी संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखना।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। और अगर आपको पूछे कि धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है, तो ये वर्णित है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अगला सवाल देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निदेशक सिद्धांत का उल्लेख नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में वर्णित है। अगला सवाल देखेंगे। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक है LK आडवाणी। अगला सवाल देखेंगे। सिक्किम के लोकगीत के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। सिक्किम के लोकगीत का प्रकार, तो इसका सही आंसर है घातो कितो। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो 1857 की क्रांति में आरा से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगर आपको पूछे कि झांसी से किसने किया था, तो झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और दिल्ली से पूछे तो मुगल बादशाह। निम्नलिखित में से किसने आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? कहाँ पे? आरा में। तो आरा में किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अगला सवाल देखेंगे। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो ये हराया था पानीपत में, और इसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। और किनके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। अगला सवाल देखेंगे। मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रारंभिक नृत्य है? मोड से, तो मोड से का संबंध कहाँ से है? मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड या नागालैंड। तो ये पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है और इसका संबंध है नागालैंड से। किससे है? नागालैंड से। आगे देखेंगे। आगे हम कंप्यूटर के सवाल देखेंगे। साथियों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और आने वाले सभी टेस्ट प्रैक्टिस सेट को देखें। पहला सवाल है, इंटरनेट का जनक विंट सर्फ को कहा जाता है, इनके संबंध में सत्य कथन कौन सा है? पहले तो सवाल आपको ये मिल गया कि इंटरनेट का जनक कौन है, तो ये है विंट सर्फ। ऑप्शन 1, विंट सर्फ ने TCP या IP प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट आर्किटेक्चर को डिजाइन किया था, तो ये सही है। TCP IP प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट आर्किटेक्चर निर्माण में विंट सर्फ ने कोड डिजाइनर रॉबर्ट E खान थे। विंट सर्फ के कोड डिजाइनर रॉबर्ट E खान थे, तो ये भी सही है। इंटरनेट के डेवलपमेंट में डार्पा में विंट सर्फ ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखेंगे। ARPANET का विस्तारित रूप है, तो इसका विस्तारित रूप क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ऑप्शन ए। यह पहला वाइड एरिया नेटवर्क है। अगर आपको पूछे कि पहला वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है, तो ये है ARPANET। अगर आपको पूछे कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत की थी BSNL ने। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1995 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। और किसने की? तो VSNL ने। BSNL मत समझ लेना आप, VSNL। अगला सवाल देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट
पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी .ppt, ऑप्शन बी .pptx, ऑप्शन सी PPPX या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसका प्रयोग होता है? ए और बी दोनों का, PPT और PPTX। तो हमारा डी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। MS पावर पॉइंट को रन डायलॉग बॉक्स में ओपन करने के लिए प्रयुक्त कमांड है? किसे? MS पावर पॉइंट को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पावर PNT। अगला सवाल देखेंगे। MS एक्सेल 2010 में XLTS किसको इंगित करता है? तो ये इंगित करता है एक्सेल की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन है ये? एक्सेल की टेम्पलेट फाइल का। अगला सवाल देखेंगे। MS एक्सेल 2007 की वर्कशीट में अधिकतम कॉलम संख्या कितनी थी? 1024, 2048 या 256 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कॉलमों की संख्या थी 16,384। अगला सवाल देखेंगे। हेर फेर करने के लिए डेटा और फॉर्मूला की पंक्ति को स्तंभ व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ग्रिड शीट। सॉरी, इसका आंसर होगा स्प्रेड शीट, ना कि ग्रिड शीट। हमारा डी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में सही कथन सुने। कथन 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड केवल एकमात्र वर्ड प्रोसेसर है। कथन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। आगे दिए हुए कथन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की डिजाइन के लिए विकल्प प्रदान करता है। और कथन 4, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन डॉक एवं डॉक्सेस होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कथन 2, 3 और 4। हमारा पहला कथन इसमें गलत होगा, जो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड केवल एकमात्र वर्ड प्रोसेसर है, वो गलत होगा। जबकि कथन दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों सही है। अगला सवाल देखेंगे। MS वर्ड का स्क्रीन एलिमेंट जो सामान्यतः टाइटल बार नीचे आता है तथा वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है। मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार या ऑल ऑफ एबोव। इसका सही आंसर क्या होगा? MS वर्ड जो स्क्रीन एलिमेंट होता है, MS वर्ड का स्क्रीन एलिमेंट जो सामान्यतः टाइटल बार के नीचे आता है, तो वो होता है मेन्यू बार। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। MS वर्ड के किस डॉक्यूमेंट को जूम साइज प्रतिशत से कितने प्रतिशत होता है? तो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट का जूम साइज होता है 10 से लगाकर 500 तक। हमारा डी होगा राइट। साथियों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में हम रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल्ली पुलिस से पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट आपसे हो सके उतने देवे और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेवे। धन्यवाद।